हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या एक्चुअल में। फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ मैथमेटिकल टूल पढ़ने पड़ते हैं, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि पूरी फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है जो कि बिना मैथ्स के पॉसिबल नहीं होती। तो अपने को क्या है कि कुछ पार्ट जो होता है वो मैथमेटिकल टूल का अपने को पता होना चाहिए। तो हम लोग वो चैप्टर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर अपने पास में आता है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। अब इसके अंदर आपको पूरी फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स क्या होती है, फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, फिज़िक्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में पढ़नी है। एक तरीके से आप ये बोल सकती हो कि पूरी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। ऑलराइट, और चैप्टर का नाम भी इसीलिए दिया हुआ है फिजिकल वर्ल्ड। एक इंट्रोडक्शन पर्पस से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास में साइंस। देखिए, फिज़िक्स अपने को पता है कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिज़िक्स से पहले आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर साइंस पढ़ी थी, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, तो साइंस भी हम लोगों ने पढ़ी है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में साइंस क्या होता है और साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। राइट, सो देखिए, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटिन वर्ब साइंटिया। ये जो साइंस वर्ड आया ना, ये कहाँ से आया? एक लेटिन वर्ब है साइंटिया, उससे अपने को ये वर्ड मिला है। मीनिंग जो साइंटिया है इसका मीनिंग होता है टू नो, मतलब कि जानना। साइंस का मतलब होता है एक शॉर्ट अगर लैंग्वेज में जानना। द संस्कृत वर्ड शास्त्र एंड अरबिक वर्ड इल्म ऑल्सो हैव अ सिमिलर मीनिंग। मतलब संस्कृत में जैसे जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में हम लोग संस्कृत का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग शास्त्रों की बातें करते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं। तो वो जो शास्त्र वर्ड आया है वो भी आपका साइंस से ही आया है। अगर आप जैसे कि अपने हिंदू धर्म के अंदर जो आपने जो भी शास्त्र पढ़े हों, या फिर अगर आप कभी पढ़ो तो शास्त्रों के अंदर भी साइंस ही है। मतलब जैसे कि जो वैदिक फिजिक्स होती है, तो शास्त्रों में भी अपनी फिजिक्स है, और हम लोगों ने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर उसको जो नया नाम है वो ऊपर ने साइंस दे दिया, जिसके अंदर हम नए 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 इन्वेंशंस करते रहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अंदर भी ये चीज़ें ऑलरेडी कही हुई है। और अरबिक वर्ड जो इल्म होता है, मतलब जो अपना इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के अंदर जो इल्म वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसको अपन अरबिक वर्ड बोलते हैं, तो उसमें जो इल्म वर्ड है वो भी सिमिलर मीनिंग देता है। ठीक है, तो ये एक साइंस की अपनी जनरल डेफिनेशन है। और अगर अपन डेली लाइफ में अगर अपन देखें साइंस क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में एक स्पेशल नॉलेज रख, उसको डीप लेवल तक जानना और उसके बारे में पूरी स्टडी करना, वो चीज़ें साइंस के अंदर आती है। ऑलराइट, अब अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं अपने पास में। पहला होता है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा होता है फिजिकल साइंस। तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? द साइंसेस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। जो लिविंग थिंग्स के बारे में डील करे या लिविंग थिंग्स की स्टडी करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा, ये बहुत सारी ब्रांचेस है इसके अंदर। साइंस एक बहुत बड़ा आपका पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब साइंस के अंदर अलग अलग चीज़ों की स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है। तो जैसे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाएगा आपका साइंस को मेनली हम क्या बायोलॉजिकल में, और दूसरा आपका फिजिकल में। उसके बाद में क्या करेंगे? बायोलॉजिकल को भी फिर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल को भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। फिर उन ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होती हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा एक ट्री बन जाता है इसका। राइट, तो उसके बाद में अपने पास में दूसरी है फिजिकल साइंस। देखिए, फिजिकल साइंस क्या होता है? द टू मेन फिजिकल साइंसेस कौन कौन सी होती है? एक तो केमिस्ट्री होती है और एक फिजिक्स होती है। ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो 10th क्लास में, आपने साइंस के अंदर तीनों पढ़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़े। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है उनकी अगर अपन स्टडी करते हैं तो वो आती है आपकी बायोलॉजी के अंदर। अब उसके अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस आ जाती है, लेकिन अगर अपन सिर्फ बायोलॉजी समझे तो सिर्फ बायोलॉजी में क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है या उनके बारे में अगर पता लगाया जाता है तो वो आपकी बायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद में अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो जो स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज वगैरह आना है, वो सारा हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए,
फिजिक्स में क्या होता है, द वर्ड फिजिक्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, मतलब जो फिजिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर, मतलब फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचर। द संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ फिजिक्स इज भौतिकी विच रेफर टू द फिजिकल वर्ल्ड। संस्कृत में हम फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं जिसका मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो दिखने वाला वर्ल्ड है वो अपना होता है फिजिक्स, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि नेचर, आप नेचर से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो, हम सब जानते हैं कि नेचर क्या है। अब नेचर के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी हम फिजिक्स के लॉस के अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर इन विच वी डील विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस, मतलब स्टडी ऑफ नेचर होता है। फिजिक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेचर की स्टडी है। नेचर मतलब कि नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, और किस चीज़ का क्या पैटर्न है। फॉर एग्जांपल अगर बारिश आती है तो हर 8 महीने में आती है, मतलब कि आपके जब भी बारिश का मौसम होता है तो उसी महीने में आपकी उन्हीं महीनों के अंदर बारिश होती है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न बना हुआ है। तो इन पैटर्न्स के बारे में स्टडी करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो स्टडी होती है वो आपकी फिजिक्स के अंदर होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर है, जिसके अंदर हम लोग क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। आज की टाइम में स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं और बहुत सारे हम लोगों ने प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेस के अंदर आती है। टाइम मोशन मतलब एक तो आपका टाइम के बारे में स्टडी करते हो कि टाइम क्या होता है क्या नहीं होता, टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, टाइम को डिटेल में समझना, मोशन को डिटेल में समझना, मैटर, जो भी आपके पास में मैटर है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे किस हद तक चेंज कर सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में एनर्जी की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेडिएशंस मतलब क्या क्या एनर्जी रेडिएट होती है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इन फिजिक्स वी डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स के अंदर हम जब भी पढ़ते हैं तो हम रूल्स को डिस्कवर करते हैं, न कि रूल्स बनाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कोई रूल्स बना नहीं सकते, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग डिस्कवर करते हैं। मान के चलिए कि जैसे एक लॉ होता है अपना, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें अपन भी बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये लॉ हमको फर्स्ट लॉ में दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर अपन देखें, क्या ये लॉ देने से पहले ऐसा नहीं होता था क्या? मतलब अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जब ये लॉ नहीं आया था उससे पहले, तो क्या ऐसा नहीं होता था क्या? होता तब भी था और बाद में भी होता है और अब भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों ने इसको सिर्फ डिस्कवर किया और एक नाम दे दिया है। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी को खोज कर डिस्कवर करके हम लोगों ने नाम दिया है, कोई लॉ नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर जनरली हम सिर्फ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, क्योंकि अपने कुछ रूल बनाने से वो चीज़ बन नहीं जाएगी। जैसा ऑलरेडी नेचर ऑपरेट हो रहा है उस नेचर को हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से समझते हैं और उसको एक रूल का नाम दे देते हैं, जिसको हम लॉज वगैरह के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो ये एक समरी थी फिजिक्स में। तो फिजिक्स को आप ध्यान रखिएगा कि नेचर की स्टडी करना, मतलब अगर आप नेचर की स्टडी कर रहे हो किसी भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो वो आपका फिजिक्स के अंदर आएगा। ऑलराइट, अब रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर क्या रिलेशन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब कि बिना मैथ्स के आप फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स नहीं होगा तो फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैथ्स नहीं है तब भी फिजिक्स एग्जिस्ट कर रहा है और करेगा और करता आ रहा है। लेकिन अगर आपको फिजिक्स को समझना है या किसी को समझाना है तो उसके लिए आपको मैथ्स लगेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ और अगर वो आप समझ पा रहे हो तो वो इस लैंग्वेज के कारण, कि जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप हिंदी समझ पा रहे हो। मान के चलिए कि अगर ये लैंग्वेज होती ही नहीं, हिंदी होती ही नहीं, तो मेरे मन में जो भी आइडियाज़ हैं या मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको कैसे बता पाता। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर फिज़िक्स आपका कोई भी एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन बात कर रहे हैं कि अगर फिज़िक्स कोई भी आइडिया है तो उस आइडिया को बताने के लिए मुझे कोई लैंग्वेज चाहिए,
या फिर कोई एक्सप्रेशन चाहिए कि वो चीज़ या मेरी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज है उस आइडिया को आप तक पहुंचाने का, या फिर ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक लैंग्वेज होता है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है अपने पास में, और कहाँ कहाँ तक फिजिक्स है वो हम लोग देखते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर्स क्वांटिटी विथ लेंथ, मैग्नीट्यूड एंड हाई एज 10⁻⁻40 मीटर से हम लोग और उससे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं यूनिवर्स की, एंड एज लो एज 10⁻14 या उससे भी कम स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर फिजिक्स का हम वास्ट रूप देखें कि फिजिक्स कितनी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे वास्ट का मतलब होता है कितनी ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम लेवल, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल से फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है आपकी, जो कि एक मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जाती है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो अगर अपन इसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर देखें तो 10⁻⁻40 से भी ज़्यादा हम डिस्कवर करते हैं। जैसे यूनिवर्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो लाखों लाइट ईयर्स की हम लोग बात करते हैं। लाखों लाइट ईयर्स मतलब अगर आप उसको एक मीटर की डिस्टेंस में लेना चाहो तो 10⁻40 से भी ज़्यादा आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल्स मतलब जो हम लोग स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं वो चीज़ यूनिवर्स वगैरह की। और कम से कम कितना? -14 और उससे भी कम इवन, जैसे कि हम लोग मास वगैरह की बात करते हैं और लेंथ की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लेंथ, प्रोटॉन की लेंथ, ये सारी चीज़ें भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। सिमिलरली द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स गोज फ्रॉम, जैसे टाइम की जो रेंज होती है वो अपने पास में 10⁻−22 सेकेंड से लगाकर 10⁻18 सेकेंड तक होती है। ये बहुत छोटा टाइम होता है और ये बहुत ही बड़ा टाइम होता है 10⁻18। आप चाहें तो इनको जब उसमें जीरोस के फॉर्म में लिखेंगे तो काउंट करिए, देखिएगा कितना आता है। इन मास फ्रॉम -10⁻30 kg टू 10⁻55 kg। जैसे मास होता है 10⁻30, जनरली 10⁻31 kg होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मास, और 10⁻55 जो होता है वो यूनिवर्स का मास होता है। तो इतने छोटे से छोटे लेवल पर भी अपन स्टडी करते हैं और बड़े से बड़े लेवल पर भी स्टडी करते हैं। तो स्कोप जो है फिजिक्स का एक माइनर लेवल से लगाकर बहुत ही बड़े मेजर लेवल तक है। ऑलराइट, अब है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स की ब्रांचेस कितनी है? वैसे तो फिजिक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, लेकिन इसको अपन मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपके पास में क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। वैसे इनके बीच में एक और फिजिक्स आता है आपका, जिनमें अपन क्लासिकल और मॉडर्न दोनों की बात करते हैं, बट जनरली इनको 2 टर्म्स में ही डिवाइड किया जाता है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स। तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या है और उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, नाम से मालूम पड़ रहा है जैसे क्लासिकल यानी कि पुरानी। ऑलराइट, क्लासिकल फिजिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना विच मे बी एट लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। इट इंक्लूड्स ब्रांच लाइक, जैसे देखिए क्लासिकल फिजिक्स की अपन बात करें तो बहुत मतलब मैक्रोस्कोपिक फेनोमेनास की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है कि बड़े लेवल पर, बड़े लेवल इन द सेंस कि जैसे अगर आपको एस्ट्रोनॉमी या स्पेस या फिर टेरेस्ट्रियल चीज़ों के बारे में अगर स्टडी करनी है तो वो चीज़ आती है आपकी क्लासिकल के अंदर, मतलब बड़े लेवल पर स्टडी। उसके बाद में इसकी जो कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है आपके पास में मैकेनिक्स। इसकी फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ एंड ऑन मोशन एंड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ कंसर्न विथ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिक्स के अंदर जनरली अपन क्या पढ़ते हैं कि जितने भी टाइप के मोशंस होते हैं और मोशन से रिलेटेड अपने पास में कौन कौन से लॉज दिए हुए हैं, ग्रेविटेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया पार्टिकल्स का, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हो गई, रिजिड बॉडीज़ हो गई, और जनरल सिस्टम सारे पार्टिकल्स का पढ़ते हैं। ऑलराइट, सेकेंड इसकी जैसे इसका एक एग्जांपल है प्रपल्शन ऑफ रॉकेट बाय इजेक्टिंग गैसेस। जैसे रॉकेट प्रपल्शन जो होता है, मतलब जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है स्पेस के अंदर तो उसके अंदर जो प्रपल्शन होता है गैसेस का, जो कि नोजल से निकलती है नीचे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है तो नीचे से उसमें से गैसेस रिलीज होना होती है, गैस रिलीज होती है, और जितनी स्पीड से गैस रिलीज होती है वो उसी तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ता जाता है। ये चीज़ भी हमको स्टडी करनी है हालांकि फिजिक्स के अंदर, बट ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपका मैकेनिक्स के अंदर आता है।
वाटर साउंड वेव्स, मतलब वाटर वेव्स, साउंड की वेव्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है 10th क्लास में, 9th क्लास में। इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड रोड अंडर अ लोड, कोई भी अगर एक रॉड है उस पर आपने अगर कोई लोड लगा दिया, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास में एक लोहे की रॉड है, उसमें आपने इस तरफ लोड लगा दिया, तो लोड लगाने पे क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। बेंड होने पर कौन कौन से मासेस लगेंगे, किस तरीके से उसको इक्विलिब्रियम में करेंगे, तो ये चीज़ें भी हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कौन सी ब्रांच में, मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये चीज़ें कुल मिलाकर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर फील्ड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, ताकि एक सहूलियत रहे कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगला है जैसे कि आपके पास में ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, मतलब जहाँ पे लाइट की बात आ जाएगी वो ब्रांच हो जाएगी फिजिक्स की, फिजिक्स की ब्रांच हो जाएगी ऑप्टिक्स। तो इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स एंड लेंसेज, कलर्स इन थीन फिल्म्स एक्सेट्रा। ये जो लाइट से रिलेटेड है या फिर लाइट के जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेंस हो गया, कलर हो गए, लेंस हो गया, मिरर हो गया, और इनसे जो इमेजेस फॉर्म होती है और इन चीज़ों की जो स्टडी होती है वो आपकी ऑप्टिक्स के अंदर होती है। मतलब ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, या चैप्टर नंबर जो 10 था अपना इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाती है। तो उस चीज़ की जो आपने स्टडी करी ना, वो ब्रांच आती है आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। और आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर मिरर भी पढ़ा है, लेंस भी पढ़ा है, लाइट रिफ्लेक्शन ये भी पढ़ा है, तो वो ब्रांच आती है आपकी ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोग पढ़ चुके हो या फिर अभी 12th क्लास में आपके नेक्स्ट ईयर आएगा। द रेस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन AC वोल्टेज, द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आयनोस्फेयर। ये जो सारी चीज़ें आती है इनका, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी अपने पास में फेनोमेना है, सारों की स्टडी जो होती है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। देखिए, इट इज़ थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर। इनवेरिएंस ऑफ इन नेचर का मतलब होता है कि जो नेचर है वो इनवेरी है, हर जगह अलग अलग चीज़ होती है। इट डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग स्पीड्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड से कंपेयर करना, ये जो थ्योरी पढ़ी जाती है ये आती है रिलेटिविटी के अंदर। हमारे पास में पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लाइट की जैसे स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में अपन समझे शुद्ध में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है लाइट। और इसको स्टैंडर्ड मानकर किसी और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको कंपेयर करना होता है रिलेटिविटी। जैसे कि अगर आज की डेट में हम लोग देखें तो अपने जो जनरल लाइफ में यूज़ आने वाले व्हीकल्स हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर डोमेस्टिक पर्पज़ में। जैसे कि हाइपरलूप ट्रेन है, ट्रेन की जो कॉन्सेप्ट नया आया हुआ है और जो आने वाला है अभी पूरा डोमेस्टिक पर्पज़ में, उसकी 1100-1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से अगर इस स्पीड को कंपैरिजन करा जाए तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर कवर करना, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ऑलराइट। और हम अभी तो उसके आसपास भी नहीं है, आसपास छोड़िए आधे से भी कहीं से कहीं तक अभी उसमें अपन नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर एक लाइट की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर करना, ये जो चीज़ आती है ये रिलेटिविटी के अंदर आती है। और मैं कभी आप आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर कभी इसका वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए उसको अपन आगे देखेंगे कभी। अभी ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं, ओके। अगली है अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ सिस्टम अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और हीट।
एग्जाम्पल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन्स, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है थर्मो मतलब कि हीट और डायनामिक मतलब कि मोशन। इन शॉर्ट, अगर हीट है और हीट जब मोशन में है तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज आएगी वो सारी की सारी हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और क्लास 11th के अंदर अपना चैप्टर भी है थर्मोडायनामिक्स, तो हम सेकेंड पार्ट में उसको स्टडी भी करेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टाइप जो आता है अपने पास में वो आता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इसके अलावा भी होती है, लेकिन ये मेन अपनी ब्रांचेज होती है जिसमें सारा का सारा मैक्सिमम कवर हो जाता है। अब उसके बाद में अपनी आती है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि आज की टेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स कर रही है। मॉडर्न फिजिक्स डील विद द माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर ये डील करती है, और बहुत ही छोटा लेवल अपने पास में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें, एटम्स वगैरह ये हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटे लेवल पर, और इनसे भी छोटे जैसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोटे लेवल पर डिस्कवर करते जा रहे हैं, और ये जो सारी चीज़ों की स्टडी है ये आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि एग्जांपल होता है अपना क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप लोगों ने नाम सुना ही हो तो, और नहीं सुना होगा तो मैं धीरे धीरे इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैकेनिकल बिहेवियर वो भी सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, लाइक एटम्स का, न्यूक्ली का, एंड देयर इंटरेक्शन विद प्रोजेक्टाइल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और उनका कहीं दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, उनका प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मतलब जब वो मोशन करते हैं तो कौन से पाथ को फॉलो करते हैं, कौन से पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, किस तरीके का वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बिहेवियर दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है जब अगर वो मोशन में होता है, तब जब वो रेस्ट में होता है तब। तो इन चीज़ों की जब स्टडी होती है तो वो आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। अब है अपने पास में फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना फिजिक्स के टेक्नोलॉजी नहीं होती, मतलब टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही आ रही है। अगर हमको ये चीज़ पता ही नहीं होती तो टेक्नोलॉजी हम लोग इन्वेंट कर ही नहीं पाते। जैसे मान के चलिए कि आज के 100 साल पहले की अगर अपन बात करें तो 100 साल पहले टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जैसे जैसे हम फिजिक्स को, साइंस को, इन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी हम लोग इन्वेंट करते जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी डेली आती रहती है। ओके, तो देखते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे टुडे वी सी द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब हम आज की डेट में हर एक फील्ड के अंदर फिजिक्स की एप्लीकेशंस देखते हैं। सम ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर एज फॉलोज। जैसे एक जनरल तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपके घर में मैक्सिमम चीज़ें जो यूज़ हो रही है टोटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स। जैसे फैन चल रहा है घर में, कूलर चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके आए हैं फिजिक्स से। इवन आपका स्मार्टफोन, जो सारी चीज़ें अपने पास में आती है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स से और साइंस से अपने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर अपन कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स की बात करें तो स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। स्टीम इंजन मतलब कि एक इंजन होता था स्टीम का जिससे ट्रेन वगैरह को चलाया जाता था, और बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया गया। स्टीम इंजन मतलब कि आप क्या करोगे इसमें कि स्टीम को यूज़ करोगे पावर जनरेट करने के लिए। स्टीम का यूज़ होगा पावर जनरेट करने के लिए। जैसे कि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं पावर के लिए। जैसे ट्रेन्स वगैरह जो होती है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है अपनी, और जो बसें हैं, कारें हैं, आज के डेट में आने वाले जितने भी आपके पास में व्हीकल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल बेस्ड आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कोल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। कोल मतलब पेट्रोलियम का, पेट्रोल का, डीजल का, इन चीज़ों का हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है गाड़ियों को चलाने के लिए। ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से सारी चीज़ें चलाएंगे। तो स्टीम इंजन को सबसे पहले डेवलप किया था 18th सेंचुरी के अंदर, जो भी आपका फिजिक्स का ही पार्ट था। ठीक है, जिसने एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला दिया था। मतलब स्टीम इंजन आने के बाद में जो ग्रोथ होना शुरू हुई उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। अब जैसे उसके बाद में आता है वायरलेस कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब जैसे आज के डेट में हम लोग जो सेलफोन यूज़ करते हैं, सेलफोन अपना एक वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जिसमें हम लोग वायर वगैरह का यूज़ नहीं करते, बिना वायर के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी बात कर सकते हैं। वो है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये किस बेस्ड पे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों कंपेयर हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो एक नई वेव जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अपने फ़ोन में वगैरह यूज़ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। आईटी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, मतलब जो आज का जो डिजिटल जो भी हुआ है, ये सारा का सारा अपना इस फंडे पे बेस्ड है। उसके बाद में न्यूरॉन्स इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम डन बाय हॉर्न मेटनर इन 1938 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे न्यूक्लियर वेपन यानी कि हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये जो सारे बॉम्ब्स बेस्ड हैं, ये टोटल बेस्ड है आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि फ्यूजन और फ्यूजन की स्टडी की जाती है। फ्यूजन मतलब कि जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में अगर पढ़ा हो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन उसके अंदर पढ़ा है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं अपने पास में, मतलब न्यूक्लियर से आप पावर भी जनरेट कर सकते हैं। दो चीज़ें होती है इसमें, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। मतलब ये क्या होगा कि अगर दो एटम्स के दो कोई आपके पास पार्टिकल्स है, वो अगर जुड़ के कोई नया पार्टिकल बना देते हैं तो वो आता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक पार्टिकल जब दो सब एटॉमिक या 2 या 3 में टूट जाता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियर की स्टडी की जाती है। उसके बाद में है कन्वर्जन ऑफ सोलार, विंड, जियोथर्मल एक्सेट्रा एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब एनर्जी का कन्वर्जन, हमको ये मालूम है कि एनर्जी होती है और एनर्जी का कन्वर्जन भी किया जा सकता है, किसी एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी स्टडी भी एक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि सोलार पावर प्लांट जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, विंड मिल्स जो होते हैं उनसे भी हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं इन द सेंस, जियोथर्मल। तो ये सारी हो गई। इनके अलावा भी बहुत सारे अपने पास में ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम लोग मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में है द डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप्स हैज़ ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। देखिए सिलिकॉन चिप्स क्या होती है कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं या फिर जो बोल सकते हैं कि प्रोसेसर होते हैं अपने सेलफोन्स के अंदर, उनको बनाने के लिए सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किया जाता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसने एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला दिया कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, अपने पास में आज की डेट में टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ है और टोटली सारा बेस्ड है अपना कंप्यूटर्स के ऊपर। बिना कंप्यूटर के हमारा अगर आधे से ज़्यादा काम रुक जाए, अगर आज की डेट में अगर कंप्यूटर बंद हो जाए या कुछ टाइम के लिए रुक जाए तो ये जो चीज़ आई है आपकी सिलिकॉन चिप्स वगैरह से आई है। सिलिकॉन चिप आने के बाद में जो प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी माइक्रो लेवल पर बनने लगे और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए, तो उसकी वजह से भी अपने को काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये टोटल अपने पास में एक टेक्नोलॉजी का और रिलेशन है फिजिक्स के साथ में, कि मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स का और साइंस का रोल होता ही होता। ओके, सो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट इसका खत्म हो चुका है और दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।